नमस्कार मित्रों। इष्टा बातों बातों में कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच 153वें एपिसोड में जो मेहमान है वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, हम सबके लिए बहुत आदरणीय है। श्री अमित खन्ना उनका नाम है, वो बम्बई में रहते हैं। एक बड़ी सृजनात्मक सिनेमाई सक्रियता का समय उन्होंने व्यतीत किया है, लगभग 50 साल, और इतने सारे आयामों में कार्य किया है उन्होंने, वह देख करके ताज्जुब होता है, उसको महसूस करके गर्व होता है। आदरणीय अमित जी इस समय हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनको जोड़ता हूँ और उनसे अपनी बातचीत की शुरुआत करता हूँ। हम उनके साथ उनके माध्यम को जानेंगे, उनकी यात्रा को जानेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सबसे अनछुई रही हैं उन सब के प्रति हमारा ज्ञानवर्धन होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। मैं सर को जोड़ता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। सर मैं अभी आपका फ्रेम सेट हो जाएगा 2 मिनट में। उसमें पैनोरामा मोड में ले लेता हूँ, आएगा। वैसा कर लीजिए, वर्टिकल से भी हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, वर्टिकल से थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। डिस्टेंस, हाँ, स्टैंड या कुछ वैसा। हाँ नहीं, वो मैं एक्चुअली दूसरे कमरे में बैठा हूँ, जो अच्छा जहाँ पे अच्छा मेरा ऑफिस है वहाँ पे नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक सेकंड, चलिए अब बताइए। ठीक है। ठीक। आ, हाँ अब ठीक है। हाँ, इस तरह बैठे रहेंगे तो चल जाए, थोड़ा सा और नीचे खिसक जाएंगे सर। नीचे। हाँ मतलब, नहीं मतलब, एक सेकंड में, एक सेकंड, मैं जरा अब मतलब बताइए। अब ठीक है लेफ्ट सर। है। नहीं, पर थोड़ा सा डाउन होना है आपको, या तो मतलब फोन ऊंचा हो जाए या आप नीचा हो जाए, नीचे हो जाए। अभी। हाँ ये ठीक है सर, हाँ कंफर्ट चलिए, में। आवाज आवाज साफ आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। सर मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत आप हमने। वर्षों वर्षों की साध रही है कि कभी आपका दर्शन होगा, आपसे बात होगी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र से मैं आपके गीतों का प्रशंसक रहा, और सिनेमा में लिखते पढ़ते जब बड़ा होता रहा तो जितना ज्यादा जानता गया उतना ज्यादा मैं अ, बहुत अच्छा अपने आप को फील किया, गर्वित होता रहा आपकी क्रिएटिविटी को लेकर। अपने समय में वो सब फिल्में, देश परदेश, मुझे अपनी याद है जब मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर में पहला एडमिशन लिया था, और नजर लगे ना साथियों मेरा बहुत प्रिय गाना था। वो मैंने एक 90 मिनट की कैसेट में बार बार भरवाया था। तो एक आपकी और राजेश रोशन जी की युति जो थी वो मुझे बहुत पसंद आती थी, कि जिस तरह से मेलोडी की समझ उनको है, जिस तरह से आप लिखते हैं, तो वो एक लगातार लंबा एसोसिएशन वो मैंने देखा। और एक मैं इस बात को लेके मुझे हमेशा बहुत प्राउड फील होता रहा कि आप देव साहब से एसोसिएट रहे, और आगे चलकर आपने स्वयं निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम किए, बहुत मूल्यांकन योग्य और लैंडमार्क। बहुत जैसे बहुत मुझे धन्यवाद। मुझे अपने एक मार्गदर्शक गुरु की याद आती, जो हमेशा ही बताया करते थे कि वो आर के धवन का उदाहरण देते थे, जो इंदिरा जी के सेक्रेटरी थे। मैं जानता था, और मैं जानता था। तो बोले थे उनको ये पता होता था कि इंदिरा जी जब कमरे में आके बैठेंगी तो उनकी पहली, वो क्या सोचेंगी या क्या चाहेंगी, या क्या उनको किस तरह का कलम चाहिए होगा। वो इतनी बारीक समझ रखते थे, तभी वो जिंदगी में आगे चल के स्वयं भी एक मिनिस्टर बने और बड़े ओहदे पर गए।
तो मैं कहीं ना कहीं वो उस उदाहरण से आपको जोड़कर देखता हूँ, और सचमुच बहुत प्राउड फील होता है। मैं आपकी उस जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ये अ, हिंदी सिनेमा के साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारी अच्छी बातें हिंदी में पढ़ने में नहीं मिलती। इससे बहुत सारा एक बड़ी जनसंख्या का नुकसान होता है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञान चाहती है। आप सबके जो अनुभव तजुर्बे हैं वो सब अगर हम सब अगर भाषा में जान पाए तो बहुत कुछ हम तक पहुंचेगा। अब हाल फिलहाल में काफी लोगों ने हिंदी में लिखना शुरू किया है और गंभीरता से लिखना शुरू किया है। जी। काफी बहुत जो नए समीक्षक हैं, जो नए लोग जो अध्ययन कर रहे हैं भारतीय सिनेमा का, वो हिंदी जी में सर। और अनेक भारतीय भाषाओं में लिख रहे हैं। हाँ। देखिए, इसका दो कारण हैं कि जो लोग जो भारतीय हिंदी सिनेमा है, ये जी एक इसका विस्तार जो है वो भाषा और प्रांत और क्षेत्र से बढ़कर है। तो जी। इसलिए इसमें बहुत से ऐसे लोग आए, हम्म, खास तौर पे जो लेखक नहीं थे, जी अ, सर। चाहे वो निर्देशक रहे हों, टेक्नीशियंस रहे हों या अ, कलाकार रहे हों, उनको जी हिंदी भाषा की इतनी समझ नहीं थी। जी उसके अलावा आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अ, हिंदी सिनेमा के पहले 30-35 वर्ष तक उर्दू जी। भाषी अ, लेखकों का हाँ, ज्यादा वर्चस्व रहा है। वर्चस्व था, या ये कहिए कि उनका जो आगमन है वो पहले हुआ। हम्म, हालांकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी के भी बहुत ही अ, महान जो हमारे लेखक हैं, चाहे वो भगवती चरण वर्मा हो या प्रेमचंद जी हो, उस समय के जो जो लोग थे, उन्होंने भी हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया था, लेकिन फिर जी। कुछ वो उचाट होके चले गए थे। हाँ। उस समय कुछ इतना साहित्यिक काम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जैसे बॉम्बे टॉकीज में जितने कवि थे, पंडित प्रदीप, देखिए वो तो हाँ। हमारे वक्त थे, और हाँ। उन्होंने कितने अच्छे गीत लिखे। 30 के दशक में, 40 के दशक में, मतलब मैं, मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे कई बार मिला। तो या आप लीजिए, और गीतकारों में ही चाहे वो नरेंद्र शर्मा जी थे, पंडित नरेंद्र हाँ, शर्मा, पंडित है। जी जी। और पंडित भरत व्यास, भरद्वाज जी। हमारे मित्र इंदिवर जी, इन लोगों ने हिंदी भाषी, ये हिंदी भाषी थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह संवाद और पटकथा लेखन में भी, जैसे ब्रजेंद्र गौड़ थे, हाँ। अपने समय के बहुत जाने माने लेखक थे, उन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। जी जी। तो ब्रजेंद्र जी तो हिंदी के लेखक थे। अ, ऐसे और भी है, पंडित मुखराम शर्मा, हाँ। बहुत हाँ। बहुत वर्चस्व था उनका, तो मतलब वो तो अपने समय के सबसे बड़े लेखकों में, फिल्म लेखकों में से थे। हाँ। आप बाद में देखिए, चाहे डॉक्टर राही मासूम रजा को लोग उर्दू का लेखक मानते हैं, लेकिन वो थे हाँ। हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे। हाँ, बिल्कुल। उनका जैसे आधा गांव, या उनके जो और उपन्यास हैं हिंदी में जो उन्होंने लिखे, जी जी। वो पीएचडी की थी उन्होंने हिंदी में। नीरज जी भी, नीरज जी तो लगातार फिर बने रहे। नीरज जी का कुछ अजीब सिलसिला था। नीरज जी ने एक समय पे अ, हालांकि उनको, उनके गीत बहुत लोकप्रिय हुए, उनके जी ऊपर एक अजीब सी छाप लगने लगी कि जिस फिल्म में वो गीत लिखते, क्योंकि उन्होंने पहले, पहला गीत उनका आया नई उम्र की नई फसल। भारत हम्म, भूषण जी, जो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, जी सर। उनको लेके आए थे मुंबई। जी। उनके भाई आर जो थे, हाँ। चंद्रा साहब, उन्होंने फिल्म बनाई थी वो। उसके बाद उन्होंने अ, दो प्रमुख फिल्मों में पहली बार लिखा। एक एक थी प्रेम पुजारी और दूसरी थी मेरा नाम जोकर। और दोनों, हम्म,
उस समय की बहुत बड़ी फिल्में थी। एक राज कपूर साहब की थी और एक देव साहब की, और एक में शंकर जयकिशन का संगीत था और एक में सचिन देव बर्मन का। दोनों के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। और नई उम्र के नई फसक में तो उनका जो उनकी जो रचना है, कारवां गुजर गया, वो तो अपने आप साहित्यिक ऐतिहासिक। से ही एक ऐतिहासिक है। उसके बाद भी उन्होंने जैसे कन्यादान फिल्म में लिखे गाने, और शर्मीली में लिखे, कई फिल्मों में लिखे। जी तो जी। ऐसा एक धारणा सी बन गई कि वो तेरे मेरे सपने में लिखे, गैम्बलर में लिखे, कि इनकी जिस फिल्म में ये गाने लिखते हैं, अब बड़ा ये दकियन उसी सी बात है, लेकिन मैं आपको पहली बार ये शायद बता रहा हूँ। और ये नीरज जी से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे मित्र थे, पर उनसे मेरा काफी काफी अच्छी जान पहचान थी। और जब भी वो मुंबई आते थे तो क्योंकि नवकेतन, तो वो मैं हमेशा हर सफर जब भी आते थे तो नवकेतन में हाँ चक्कर जरूर लगाते थे, तो उससे बातचीत होती रहती। तो एक अजीब सी धारणा बन गई कि नीरज जी जिस फिल्म में गीत लिखते हैं वो गीत तो बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, फिल्म नहीं चलती। तो इस वजह से उनको कई लोगों ने फिल्म में पहले ये उनको प्रतिबंध उनके साथ किया और फिर उनको छोड़ दिया। तो उनको बहुत झटका लगा। तो एक बार तो वो लौट गए अलीगढ़। फिर हाँ वापस चलिए। हाँ, वो अपने वहीं पढ़ाने लगे। वो तो प्रोफेसर थे तो वो पढ़ाने चले गए और साहित्य का कवि सम्मेलनों में जाते थे। फिर वो हाँ हाँ हाँ। आते थे जब कोई गीत लिखने के लिए कथा तो आते थे। तो ये सिलसिला 70 के दशक में तो चलता रहा। फिर वो शंकर जैक्शन का थोड़ा दौर कम हो गया और दादा बर्मन गुजर गए, और फिर नए संगीतकारों से उनकी कभी ज्यादा हाँ ट्यूनिंग नहीं बन पाई। कांटेक्ट नहीं था। तो वो कुछ मन उनका उदास हो गया, वो चले गए। वो उन्होंने मन लगा के फिर वापस लौटे नहीं कभी। आते थे, दो चार गीत लिखे उन्होंने, लेकिन और भी हिंदी के ये कवियत्री है माया गोविंद, उन्होंने वो हिंदी से आई। हाँ माया जी। हाँ, गीत अच्छे लिखे। अनजान जी बिल्कुल हाँ बनारस के थे। हाँ मौलिक गीतकार थे वो। हाँ। तो और सबसे बड़े गीतकार जो सबसे जो मतलब जिनकी तुलना, मेरे ख्याल जो मिसाल है हम किसी भी दशक की गीतकारों के लिए, शैलेंद्र जी। तो शैलेंद्र जी की क्या बात मैं कहूँगा, वो तो मतलब और उसके अलावा उन्होंने एक हिंदी, उनकी कविता, जो साहित्यिक कविता उन्होंने लिखी है, हाँ वो इप्टा से जुड़े हुए थे। जी और जी। उस समय जब कि ये जो हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, जो प्रगतिशील लेखकों का संघ था, उस हाँ वो अपने पूरे उरूज पे था। और जी मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, साहिर, ये सब जुड़े हुए थे। उस हाँ समय भी शैलेंद्र जी जब इप्टा में लिखते थे, और हाँ उसमें उनके जैसे गीत है, कई जो उनके वो क्रांतिकारी गीत उन्होंने लिखे हैं, वो तो आज तक गाए जाते हैं। आज मतलब वामपंथी लोग आज तक उनके वो गीत गाते हाँ हैं। हाँ वो कभी प्रदर्शन धरने में हमेशा इस्तेमाल होते हो। हाँ बिल्कुल होते। तो ऐसा नहीं है कि अब हिंदी में है, अब आजकल जो आजकल के लेखक है उनमें भी हिंदी लिखने वाले अच्छे हैं। जी यहाँ लेकिन प्रसून जोशी वो- हैं, नीलेश हाँ मिश्रा पसंद है। हाँ ये अच्छा। इधर एक पीढ़ी आ गई यहाँ पर, ये स्वानंद किरकिरे वगैरह ये सब। हाँ, स्वानंद बिल्कुल अच्छी लिखी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हम्म, और भी हैं नए लोग आए हम्म। जो अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप देव साहब से किस तरह मिले, इसको मैं लेकर एक देखिए, जिज्ञासा। मेरा सफर कुछ बड़ा अजीब ही रहा है। जी मैं कॉलेज में जब दिल्ली में पढ़ता था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, जी सर। मैंने तभी फिल्मों के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, अखबारों जी में, मैगजीन में। तो उस जी सिलसिले में मेरी देव साहब की इत्तेफाकन बहुत बड़े स्टार थे, प्रेम हाँ पुजारी
बना रहे थे। तो ये बात है 1968 हाँ। की हो, जी। 68 69 की। हाँ, तो उस दौरान मुझे पता लगा कि वो दिल्ली आए हुए हैं। तो जी। अब मैंने अब जैसे उन दिनों कोई मोबाइल फोन नहीं थे, कोई और जरिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कहीं से खबर मिली उड़ते हुए, हमारे कुछ मित्र थे जो जिनको जिनसे ये खबर मिली कि वो ओबरॉय, दिल्ली में ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल था जो उस वक्त का सबसे बड़ा होटल, वहां ठहरे हुए हैं। तो मैंने ऐसे ही एक दिन दोपहर में फोन कर दिया। तो वो ऑपरेटर ने पूछा मुझसे कि आप कौन बोल रहे हैं, मतलब ऐसे तो लाइन नहीं दी। मैंने कहा मुझे देवानंद साहब से बात करनी है। तो उन्होंने कहा हु स्पीकिंग, मैंने कहा कि आई एम अमित खन्ना। तो उन्होंने कहा फ्रॉम वेयर। तो अब मैंने, अब जो झूठ नहीं बोला, मैंने उनको कहा फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा होल्ड ऑन। तो उन्होंने पूछा, तो देव साहब को लगा कि शायद मैं कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यापक हूँ या प्रोफेसर हूँ जो उनसे बात करना चाहता। तो वो लाइन पे आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि देव साहब, मैं आई वांट टू कम एंड मीट यू टुमारो। तो उन्होंने कहा रिगार्डिंग व्हाट, एंड सेड सर जस्ट टू टॉक टू यू एंड फॉर सम न्यूज़पेपर। तो ही सेड अच्छे। तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत वो इस मामले में उनका रवैया अंत तक यही था। वो कोई भी आदमी अगर उनको फोन करता था, वो खुद बहुत प्यार से बात करते थे, और अगर समय होता था तो मिलने के लिए तैयार। तो उन्होंने कहा कल आ जाओ दोपहर में। तो मैं चले गया। अब हमारी मुलाकात हुई, तो वो जो इंटरव्यू है वो तो जो आप 5 7 सवाल होते हैं वो हो गए। तो उन्होंने से कॉलेज के बारे में पूछा, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूछा, और बाकी जो छात्र जीवन है उसके बारे में बातचीत करने लगे। कुछ तो ऐसा संपर्क है कि सहयोग समझिए कि उनका और एक केमिस्ट्री बन गई। तो वो मुझे, इतने बड़े स्टार थे, उन्होंने मुझसे 2 घंटे बात की। और बैठे, और फिर मुझे कहने लगे कि तुम मेरे संपर्क में रहना, कीप इन टच। तो मैंने कहा जरूर सर। अब मैं उनके टच में कैसे रहूंगा। तो उन्होंने बोला अपना नंबर वंबर मुझे, मैंने अपना घर नंबर, घर का टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह लिख के उनको दे दिया। और मैंने कहा मैं आपको ये जब मैं छपेगा लेख, तो वो एक अखबार था पेट्रियट, उसके लिए मैंने वो इंटरव्यू किया था। तो वामपंथी अखबार था दिल्ली का। तो उसके मैंने वो इंटरव्यू लिखा। तो मैंने उनके घर के पते पे वो कटिंग भेज दी। अब भूल गया। अब मतलब कहाँ इस बात में, वैसे भी मैं खुश था कि भाई देवानंद साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने घर में बुलाया, अपने होटल में बुलाया, चाय पिलाई, 2 घंटे बात की। हम तो उसी में खुश थे, और सोचा भी नहीं था कि कभी दोबारा मिलेंगे। तो कुछ इत्तेफाकन उसके 1 महीने बाद मुझे एक पत्र आता है। तो मैं घर जाता हूँ, तो मेरी मदर मुझसे कहती है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ मजाक किया। मैंने कहा क्या हुआ। पूरा एक चिट्ठी आई है तुम्हारी, उसके पर पीछे जो मोहर है वो देवानंद की लिखी है। तो देवानंद तुम्हें एक पत्र क्यों लिखेंगे। तो मैंने कहा देखते हैं कौन ऐसा मजाक कौन करेगा। तो मैंने खोल के देखा, तो उनका पर्सनल हैंड राइटिंग में उन्होंने हैंड रिटन चिट्ठी लिखी थी। और लिखा था कि भी मुझे याद है तुमसे मुलाकात हुई थी, अच्छा लगा था, और ये और अब मैं आऊंगा, दिल्ली आ रहा हूँ, और फला फला तारीख को तो मुझे फिर मिलने आना। वाह। तो लाजमी बात है, अगर आपको देवानंद चिट्ठी भेजे, तो हम ये सबको चिट्ठी दिखा रहे थे कि भाई देखो देवानंद ने चिट्ठी भेजी। कोई अपने आप में बड़ी बात थी। बिल्कुल सर, सही बात। तो खैर बहरहाल है। फिर मैं उनको मिलने गया, उससे मुलाकात हुई। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मेरा थोड़ा उनको कुछ, जिस प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए कुछ उनको एक सरकारी चिट्ठी, किसी को परमिशन की जरूरत थी। तो मुझे कहेंगे यार ये मुझे वहां से लेनी है एक चिट्ठी, तो तुम एक काम करो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम वो वहां से ले आओगे और मुझे फिर भेज भिजवा। देना। तो मैंने कहा सर ले आऊंगा, आप बताइए। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे, मैं कॉलेज में पढ़ने वाला आदमी, हालांकि मैं काफी सतर्क था और जानता था, पर कभी ऐसे कोई सरकारी काम से किसी मंत्रालय में जाने का कोई अवसर नहीं मिला था। तो बहरहाल मैं वहां पहुंच गया, और कोई ऐसे इत्तेफाक था कि वो चिट्ठी मुझे मिल गई उसी दिन जब मैं गया। और मैंने वो चिट्ठी लेके उनको वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दी। तो वो उससे खुश हो गए,
और फिर अगली बार जब वो फिर आए 2-3 महीने, क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता था, प्रेम पुजारी की शूटिंग पहली बार वो आए थे लोकेशन देखने, फिर वो खेमकरण में शूटिंग करने गए, हाँ। और उसके बाद से हमारा संबंध हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम कुछ काम मेरे साथ करते रहो। तो मैंने कहा सर देखिए, मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई छोड़ के तो नहीं करने देंगे कोई काम, तो मैं, आप ऐसे कुछ कहेंगे तो मैं करने को तैयार हूँ। और जब मैं मेरी ये डिग्री खत्म समाप्त हो जाएगी तो फिर मैं जरूर बहुत, मैं तो खुशी से आपके पास साथ काम करूंगा। तो बस कुछ ऐसा सिलसिला बना, फिर कुछ उन्होंने कहा कि अच्छा दिल्ली में एक दफ्तर खोलते हैं तो तुम्हें काम किया करो, वहाँ चक्कर लगा लिया करो, फिर बन गए। फिर जब मैं कॉलेज पास हुआ तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ मुंबई, फिर मैं मुंबई चला गया। तो 1900 मतलब 69 से फिर हमारा संपर्क रहा। तो जब वो फिल्म आगे की बनी, मैं जाता था, फिर जब हरे राम हरे कृष्णा बन रही थी तो मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में था, तो उसके स्क्रिप्ट पे मैंने उनके साथ काम किया। और फिर वो नेपाल शूटिंग थी तो उन्होंने मुझे वहाँ शूटिंग में बुलाया, वहाँ भी मैं गया। तो पहली तो वहाँ रहा मैं कुछ समय, और फिर उसके बाद अगले वर्ष में मुंबई चला गया। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जो नवकेतन में मुझसे पहले लोग थे जो संभाल रहे थे वो चले गए। यश जौहर थे मेरे पहले, और हाँ। उस उनके बाद करण जौहर के पिताजी, वो बहुत साल तक नवकेतन में इंचार्ज थे। और अच्छा। उसके बाद वो देव साहब के एक भांजे थे यश कोहली, जिन्होंने जी जी फिल्म बनाई डबल क्रॉस बाद में। और जी। एक देव साहब के साथ भी फिल्म बनाई थी, देसा और जीनत अमान के साथ, कलाबाज। तो डबल डबल क्रॉस में विजय आनंद थे शायद। हाँ, डबल क्रॉस में भी जा रहा हूँ। हम्म। तो वो भी अपनी वो छोड़ गए अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो हम्म। मैं बहुत कम उम्र थी, मेरी उम्र होगी उस वक्त मेरे ख्याल 21 का ही था, 20-21 का। तो मैं बाई डिफॉल्ट नवकेतन का इंचार्ज बन गया। हम्म। उनको कुछ ऐसा लगा कि ये संभाल देगा, तो उन्होंने मुझे, और तुम कर लो यार। तो और वो हम्म। बहुत बड़े स्टार थे, बिजी रहते थे। तो मैं बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। तो उसमें बहुत सीखने का मौका मिला। लेकिन मेरा रुझान शुरू से हाँ। कलात्मक था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं, मुझे कोई आपत्ति थी कि बिजनेस साइड में या मैनेजेरियल काम करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, हम्म। प्रोडक्शन संभालने में। लेकिन मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी जो अ, हाँ। कला से हाँ, जुड़ी है क्रिएटिविटी जो है वो दब वो जाए इससे। बड़ा रहे, तो मैं वो साइड बाय साइड चलता रहा। हाँ और हाँ। मेरा अजीब और सिलसिला है जो बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं काम कर रहा था नवकेतन में, जो उस वक्त की जो 3-4 टॉप कंपनीज थी उनमें से एक थी, और वहां मैं एकदम उसको हेड करने लगा। हाँ, तो सबसे। तो पूरे इंडस्ट्री के जो लोग थे उनसे मुलाकात होने लगी। और हाँ साथ ही साथ जो प्रगतिशील सिनेमा का दौर शुरू हो रहा था नया हाँ। नया, उसमें मेरे उन लोगों से मेरी मित्रता हो गई। चाहे वो बासु चैटर्जी हो, बासु भट्टाचार्य हो, हम्म। अवतार कौल हो, हम्म। ऐसे मृणाल दा, इन लोगों से मुलाकात अलग से होने लगी। और तो वो उनसे भी मैं जुड़ गया। तो मेरा एक पाँव बिल्कुल हार्डकोर मेन स्ट्रीम सिनेमा में था, और एक पाँव जो था वो जो हमारी ऑफ बीट सिनेमा था उसमें था। तो हाँ। ये जो सफर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया अपने आप में। फिर कुछ ऐसा मौका आया कि मुझे गीत लिखने का अवसर मिला, और वो भी मुझे कोई ऐसा नहीं था, मैंने कभी आप शायद नहीं जानते पर ये फिल्म जगत के लोग सबको जानते हैं, मैंने कभी फिल्म लिखने के, गीत लिखने के पैसे नहीं लिए। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ये मेरा शौक है, क्योंकि मैं काम तो कुछ और, मैं तो फिल्म निर्माण का काम करता हूँ हाँ और हाँ। मैं दूसरा काम करता हूँ, तो ये तो ये मेरी कमाई का जरिया तो है नहीं, तो मैं वो काम नहीं छोड़ सकता। पर ये मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ तो ये मैं करता रहूंगा। तो हाँ। जैसे लिखना शुरू में किया तो उसी से, इस वजह से लिखना शुरू किया, फिर उसी तरह लिखता गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि हालांकि मुझे
काफी लोग 70 के दशक में और 80 के दशक में काफी लोकप्रियता में मेरे गीत लोकप्रिय हुए थे। और बहुत बहुत सर। मुझे कई लोगों ने गीत लिखने के ऑफर दिए, और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी बोला। मैं ज्यादातर काम दो ही लोगों के साथ किया, राजेश रोशन और बप्पी लहरी। वो उसका मुख्य कारण ये था कि वो एक तो दोनों हम उम्र थे, और उनको मालूम था कि मैंने कहा भैया देखो, मैं गीत लिखूंगा तो फिर अपनी सहूलियत से लिखूंगा। अगर मैं दिन में बिजी हूँ तो मैं फिर रात को आऊंगा तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे लोगों को ये जरा कहना मुश्किल भी था, और थोड़ा अटपटा भी था, तो इसलिए जो मेरा दायरा था वो छोटा रहा। हालांकि मुझे अवसर मिले, मैंने एक आध फिल्में कई संगीतकार के साथ भी की है, संगीतकारों के साथ की है। मैंने इलिया राजा के साथ भी काम किया है, मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी काम किया है। मैंने पंचम के साथ एक फिल्म लिख रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली फिल्म रिलीज नहीं हुई। मेरे मित्र थे पंचम, और शुरू में जब 1942 बन रही थी, उसके ओरिजिनल गीतकार मैं था। हाँ, उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी। हाँ, वो उसकी एक संवाद भी मैं लिख रहा था पहले, पर मैं इतना व्यस्त हो गया अपने, उस वक्त मेरी कंपनी मैंने शुरू की थी प्लस चैनल, प्लस उसी, चैनल जी। हाँ, उसमें इतना व्यस्त हो गया कि मैंने फिर विनोद चोपड़ा को, जावेद साहब को दोस्त थे मेरे, उनको बोला कि यार आप लिख दीजिए गीत, और राइटर और दूसरे फिर मैंने मिलवाए। लेकिन इसलिए फिल्म के टाइटल में मेरा अभी भी क्रेडिट आता है। हाँ, आप 1942 में आता है आपका। हाँ, इसलिए कि मैंने शुरू में मैंने किया था काम। तो बस देखिए ऐसे ही चलता है ना। फिर प्लस चैनल मैंने फिल्म पहली रमेश सिप्पी मेरे मित्र थे जी जी। शुरू से, तो उनके साथ जब टेलीविजन खुल रहा था तो मैं भी कुछ काम कर रहा था टीवी के लिए। हाँ हाँ। और उनका भी कुछ मन था करने के लिए, तो मैं जीपी साहब से भी मेरी काफी घनिष्ठता थी, क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं नवकेतन में था और जब मैंने अपनी पहली फिल्म का निर्माण शुरू किया 1976 में, जी। जो मनपसंद, मनपसंद जी। हाँ, तो उसके लिए मैं फिर वो जो हमारा प्रोड्यूसर्स गिल्ड जो संस्था है प्रोड्यूसर्स की, उसका मेंबर बना। उस जमाने में क्या था कि उसमें वो जो संस्था थी वो सब दिग्गजों की थी, बाकी लोग इंपा के मेंबर होते थे। तो एक दूसरी संस्था है जो मतलब गिल्ड के महज 30 मेंबर थे, और उसमें सब महारथी, राज कपूर, देवानंद, शांताराम जी, एलवी प्रसाद, बी आर चोपड़ा, जीपी सिप्पी, सुबोध मुखर्जी, फिर माल्या, मनोज कुमार, जीओम प्रकाश, मोहन कुमार, ऐसे ऐसे बड़े लोग थे। और तो मैंने वहां जब अप्लाई किया, अब मुझे क्योंकि वो नवकेतन की वजह से जानते थे, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम आ जाओ। और फिर मुझे बहुत जल्दी, मतलब ये मिड 70s की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर मुझे वो इलेक्शन होते हैं उनके थे, उन्होंने मुझे बना दिया, पहले कोषाध्यक्ष बना दिया, फिर उप प्रधान बना दिया। तो मैं इंडस्ट्री की जो कार्रवाई है, जो पूरी उसमें बिल्कुल घुल मिल गया, और काफी उसको मैंने उसमें काफी काम किया। उद्योग का और सरकार के बीच जो संपर्क होता है, और हमारी जो अंदर की जैसे वर्कर्स के फेडरेशन के साथ, जो भी इंडस्ट्री के बहुत सारे आयामों में आपने उस तरह से अपना योगदान। तब मैंने फिर जब उसी दौरान मेरी इनसे सीपी साहब से दोस्ती हो गई थी, वो प्रेसिडेंट थे गिल्ड के। जी जी जी। और रमेश तो मेरे दोस्त थे। तो जब ये टीवी शुरू हो रहा था, माफ कीजिए मेरा गला खराब है। हाँ, पानी पानी पीजिए। तो उसमें जब ये सब प्लान हो रहे थे, रामायण महाभारत, ये सब हम लोग को सरकार ने कई लोगों को बुलाया था, तो मैं भी गया था वहां। तो मेरे मेरे भी 2-3 कॉन्सेप्ट उसमें अप्रूव हो गए थे, और तभी बात हो रही थी कि ये बुनियाद की भी बात चली। हाँ। तो दोनों मिलकर करते हैं ये, तो तुम अपने प्रोजेक्ट्स और हम सब एक साथ कर रहे हो। तो इसलिए उस वक्त 2-3 जो मेरे प्रोजेक्ट थे वो, और बुनियाद में मैं जुड़ गया। फिर मनोज श्याम जोशी जी, जो हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, देखिए उनकी जो हाँ हाँ, बहुत बड़ा नाम। बहुत, देखिए कुरकुर स्वाहा,
कितना बिल्कुल ही मतलब उच्च कोटि का साहित्य है। उन्होंने तो ये सब फिल्में बाद में पापा कहते हैं वगैरह भी हाँ, तो उनसे मेरी जान आपके साथ पहचान। बड़ा। और बुनियाद के दौरान हम लोग काफी अक्सर बैठ के काम किया। शायद लोगों को मालूम नहीं कि दो उसमें रिसर्च बहुत हुई थी बुनियाद में। जी जी। उसमें दो और नाम बड़े जुड़े हुए थे जिन्होंने हमारे अच्छा रिसर्च में बहुत मदद की थी। एक थी कृष्णा सोपती जी, अच्छा जी। जो हिंदी की महान हाँ बहुत साहित्यकार, उपन्यासकार। जी जी। उपन्यासकार है। तो उन्हें बहुत उनका योगदान था बुनियाद में। और दूसरे अभी भी जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर पुष्पेश पंत। पुष्पेश पंत जी। हाँ, वो भी बहुत ही, और उनका जो है सोशियोलॉजी पे बहुत माहिर है, वो कल्चर पे लिखते हैं बहुत। और खास तौर पे आजकल तो भारतीय खान पान में तो वो सबसे ज्यादा हाँ बड़े माहिर समझे जाते हैं। तो इन हम लोगों ने भी जो, हाँ, अमर उजाला में उनका कॉलम ही आता है। हाँ, अ, तो ये लोगों ने भी, तो ये बड़ा अच्छा माहौल था। फिर उसी वक्त मैंने सुधीर मिश्रा जो मेरे साथ काम करते थे, हाँ उनको इस रात। पहला डायरेक्शन पहला दिया एक सीरियल में छपते छपते, छत्ते छत्ते जी। इसमें पंकज कपूर थे और हाँ कई ये जो नए इस पीढ़ी के कलाकार थे। तो रिपोर्टर वाली वो पूरी हाँ, कॉमेडी सीरीज थी सर वो। हाँ, और दो तीन मैंने और बनाए सीरियल। फिर मैंने उसी दौरान मैंने एक फिल्म जो पहली अपनी मेरी निर्देशित फिल्म है, वो उसी वक्त बनी थी 1900 मेरे ख्याल 84 85 में, शीशे का घर। शीशे का घर। उसमें वो मैंने लिखी हुई थी और निर्देशन भी मैंने किया था। उसमें राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरी, ओमपुरी, अनुपम खेर, हम्म, काफी बड़ा बड़ी उसका कास्ट थी। और मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा था। हम्म। उसके उसका संगीत बहुत अनूठा है, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं। शीशे उसमें का घर। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था, सब क्लासिकल गाने, और सलमा आगा ने पहली बार गाए थे। और हाँ बंगाल की एक सिंगर है अनूप घोषाल, जिन्होंने बाद मासूम में भी गाना गाया था तुम। हाँ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, अनूप घोषाल। उनका एक गीत बहुत मेरा लोकप्रिय हुआ था उस फिल्म का, अ, तुम साथ हो जिंदगी भर के लिए। आप सुनिएगा, यूट्यूब पे है अभी भी। मैं सुनूंगा सर जरूर। अ, तो वो फिल्म बनी, उसकी तारीफ हुई बहुत, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में गई। वो जब तक वो पिक्चर रिलीज हुई तब तक ये उस समय इस तरह की फिल्मों का ज्यादा कोई वितरण नहीं था ना उनके लिए कोई। तो वो एक सिनेमा में लगती थी, वो एक हफ्ता चल के उतर जाती थी, फिर हालांकि फिर टीवी पे चली बहुत बार। हम्म। अ, उसके बाद मैंने फिर एक और फिल्म बनाई। अ, अ, वो तो बिल्कुल ही प्रयोगात्मक थी, उसमें उसका नाम था शेष। हाँ अ, उसमें अनीता कंवर और आलोकनाथ थे, बेंजामिन गिलानी, और अच्छे उसमें भी अच्छे ये ठीक। ये सर गीतकार के रूप में मेरी जिज्ञासा जानने की कि राजेश रोशन जी से जैसे आपने कहा कि मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती थी, आप दोनों ने लगातार बहुत सारी फिल्मों के गाने लिखे, तो मेलोडी की व्याकरण आपके पास और मेलोडी का की ध्वनिया उनके पास, ये सब कैसे तालमेल बैठता था? क्या बहुत अच्छी सीटिंग? ये जो है एक कम लोग जानते हैं कि अमूमन जी। 90% ये फिल्मी गीत आज से नहीं, शुरू से धुन पे गीत लिखे जाते हैं। धुन पहले बनती है और बोल बाद में आती है। हाँ। तो इसमें जब तक आपको थोड़ी बहुत छंदों की, मीटर की, बहर की समझ ना हो, हम्म, और तो उसमें मुश्किल होती। कई जो बड़े बड़े शायर हैं और कवि हैं, वो इसलिए गीत में लिखने में असफल रह गए, उनको हाँ फंस जाते थे। हाँ। आपको एक डायरेक्टर सिचुएशन देता है कि मुझे ऐसा ऐसा गीत लिखना है, कंपोजर आपको एक धुन देता है, उस उतने ही मीटर में आपको लिखना है।
हाँ। तो उसमें थोड़ी बहुत क्या कहा जाए, कारसाजी है। मतलब आप बहुत बड़े साहित्यिक कवि भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये इसका एक हाँ। नहीं है आपके अंदर रुझान, हाँ। तो आपको मुश्किल आ सकती है। हाँ, तो वो हुनर आना चाहिए। हाँ, तो राजेश रोशन के साथ ये दोनों पे पहले गीत लिखे पॉपी लहरी के साथ। जी। अ, धुन बनती थी उसपे, फिर डायरेक्टर जो बोलता था उस पे गीत लिखते थे। और ये अब थोड़ा सा उस समय हिंदी में लिखने वाले कम थे, तो हिंदी का ज्यादा मैंने प्रयोग किया, तो हाँ। वो गीत थोड़े अलग लगने लगे। मैं जो मैंने आपसे बात मैसेज में लिखी थी, महमूद साहब से भी एसोसिएट थे आप? महमूद साहब, हाँ। महमूद साहब से दोस्ती थी, उन्होंने मेरी फिल्म, दो फिल्मों में काम किया था। हाँ। 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 और उन्होंने मेरे गाने गाए हैं, लिखे मेरे लिखे हुए दो तीन गाने गाए हैं। हाँ। 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 तो उनके साथ क्योंकि वो राजेश रोशन जी से एक मुलाकात हमारी 2 वर्ष पहले हुई थी, हाँ, एक लंबी बातचीत। तो महमूद साहब को लेकर उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से ही मैं फिल्मों में किस तरह आया। हाँ, और पहला ब्रेक उनको महमूद साहब ने दिया था हाँ, हमारा। और कैसे वो सॉन्ग, देव साहब ने जो उनको ब्रेक दिया था देश परदेश पे, लूट हाँ, मार में। वो तो क्या हुआ कि अब मेरे मित्र थे राजेश रोशन, तो हम, देव साहब ने कहा कि कोई नया संगीतकार बताओ, तो मैंने फिर एक दिन उनको ऑफिस बुलाया। हम्म। और देव साहब थे वहाँ ऑफिस में, तो वो आ गए। राजेश रोशन अपनी हारमोनियम लेके और एक उनका जो तबला प्लेयर था, तो उनको मैंने कहा यार देव साहब तुम्हारा कुछ गाने सुनना चाहते हैं। हाँ। तो वो खुश हो गए। तो उन्होंने उनके बाद जो गाने तैयार थे उन्होंने कुछ सुनाए, देव साहब को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला हम बहुत जल्द एक साथ काम करेंगे। और हाँ। तब हम लोग बना रहे थे जाने मन, हाँ। जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्राल का म्यूजिक था। जी। जी। तो उसके बाद जब देश परदेश शुरू होने की बात हुई, तो देव साहब ने मुझे कहा यार एक काम करते हैं, राजेश रोशन को लेते हैं इसमें। हाँ। हाँ। और तो मैंने कहा चलिए, तो मैंने फोन किया, हम गए राजेश रोशन के म्यूजिक रूम में। तो वहाँ मुझे देव साहब ने कहा यार तुम ही लिख लो गाने। तो अच्छा मैं लिख देता हूँ। वो तो सर अ, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, कितना सुंदर गाना है सर। सर वो गाना जो पहला, सबसे पहला गाना उसमें बनाया हमने, वो उसी दिन बनाया जब हम राजेश रोशन को देसावर में गए। हाँ। हाँ। वहीं पे धुन फाइनल हुई, तू पी और जी। टू पी और ये बहुत अच्छा। और वो गाना वहीं उसी शाम पूरी धुन तैयार हुई और पूरा गीत लिखा गया 2 घंटे में। कमाल है। बहुत अच्छा। वो उस समय मुझे वही याद है कि वो यहाँ एक भोपाल में कॉफी हाउस हुआ करता था, वो बहुत तेज एलपी बजाते थे, तो लोग उस पर बहुत झूमते थे। और नजर लगे ना साथियों के बारे में, तो मैंने आपसे कहा ही कि मैंने उसको शायद 17-18 बार कैसेट में भरवा अब रखा तो था मैं देखिए उसको। देव साहब ने को एक मुझे अ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने देश प्रदेश के आधे से ज्यादा संवाद भी मैंने लिखे थे। हाँ। क्योंकि वो स्क्रिप्ट जैसे मैं होता था वहां, तो मुझसे कहते थे ये सीन लिख दो, ये सीन लिख हाँ। हाँ। दो। हालांकि मेरे मित्र सूरज सलीम जो थे वो ऑफिशियल डायलॉग राइटर थे, पर वो अच्छा। होते नहीं थे कभी शूटिंग पे, तो मोते साहब ने मुझे बोला तुम लिख दो। तो मैंने बहुत आधी फिल्म लिखी। हम्म। तो वो उन्होंने मुझे एक बीच में एक सीन दिया लिख के कि ये मुझे कहना है। मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं इस गाने में? हाँ। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया, तो वो उसका मैंने मतलब समझ के बिल्कुल हिंदी रूपांतरण कर दिया। इसलिए उसका जो शैली है वो बिल्कुल नई सी है। हाँ। राजेश रोशन जी ने बताया था कि उस समय कौन सी एक फिल्म थी जिसमें देव साहब ने शायद आर डी बर्मन साहब को प्रॉमिस कर लिया था, लगभग फाइनल हो गया था, फिर इनको चेंज किया था, तो वो आर डी बर्मन बहुत गुस्सा हो गए थे। और और उसमें इस वो लड़ने आ गए थे शायद, यही नहीं, वो फिल्म थी मुझसे, शायद। मेरे तो दुश्मनी हो गई उनके साथ, बहुत सालों के बाद दोस्ती हुई। वो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे देव साहब को राजेश सुन किया, तुम ले गए थे।
तो मैंने भैया, उन्होंने मुझसे कहा तो मैं दे दिया, मैं अपनी तरफ से थोड़ी, मेरे कहने पे थोड़ी दे दी उन्होंने। हालांकि उसके बाद फिर हमने बुलेट में उनको दिया था। हाँ बुलेट, मैं ये सब फिल्में देखता था सर। बुलेट मैंने कानपुर में देखी, मुझे याद है, कबीर बेदी उसमें विलन थे। देखो ये क्या है, इस पे नाम तेरा लिखा है, बुलेट बुलेट। प्लस चैनल का भी सर, मुझे आपने जो प्लस चैनल स्टेब्लिश किया भोपाल से, उषा दीक्षित जी ने उस पर काम किया है वो समय। उषा दीक्षित ने मेरी मुझे पहले मेरी सहायक निर्देशक थी मेरी जी। फिल्म में, हाँ हाँ। अ, शेष में। जी जी। उसके बाद जब प्लस चैनल शुरू किया, फिर मैंने हाँ कुछ एक दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाए थे, उसमें वो मेरे, उन्होंने मेरी मुख्य प्रमुख सहायिका थी। और फिर प्लस चैनल में काम किया। हाँ। वो भोपाल से ही है वो। भोपाल से मुझे मालूम हाँ, था। उस समय हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था, उनका भी एक इंटरव्यू किया था हमने हाँ, भोपाल में। वो भोपाल रेडियो में थी पहले। हम्म, भोपाल ऑल इंडिया रेडियो भोपाल में थी अनाउंसर। हाँ। ऐसे जब मामी को आपने स्टेब्लिश किया, मुझे पहले मामी की याद है। पहला जो मामी फेस्टिवल था वो हमने अटेंड किया था, जिसमें देव साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था, और देखिए, आमिर खान ने सिर्फ एंकरिंग कर रहा था। है। आमिर खान ने एंकरिंग किया था उसमें। हाँ, वो मामी का ऐसा है कि एक दिन वो आइडिया जो था, वो दो लोगों ने का था प्रमुख, एक जी अमोल जी। पालेकर का और एक बासु भट्टाचार्य का, जी सर। कि ऐसा एक फेस्टिवल। फेस्टिवल करते हैं जो फिल्म वाले ही खुद करेंगे आयोजन। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि दोनों फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से जुड़े थे। जी सर। एक प्रभात चित्र मंडल था बॉम्बे में, है अभी भी, जी जी। जी जी। उसमें उसके मेंबर थे। तो उन्होंने फिर कुछ 6-7 लोगों को इकट्ठा किया, तो उसमें ऋषिरा थे, श्याम बेनेगल थे, हाँ हाँ अ, मैं था, मनमोहन शेट्टी थे, रमेश सिप्पी थे। हाँ हाँ। तो सब लोगों ने मिलकर फिर किया था आयोजन। फिर वहां से शुरू हुई थी ऐसे, अपने मतलब एक वॉलंटरी एफर्ट से। वो एक बहुत बड़ी गतिविधि आपने मुंबई को दी सर, सिनेमा के हाँ, क्षेत्र में। हाँ। और अब हमें याद है, हमारे गुरु श्रीराम ताम्रकर जो इंदौर में नई दुनिया अखबार के फिल्म एडिटर थे, वो मुझे लेकर, हम उनके साथ गए थे, और सुधीर नांदगांवकर जी ने हमको वहां पर प्रवेश कराया था। सुधीर ननकामकर जो शुरू में पहले 3-4 वर्ष वही फेस्टिवल के डायरेक्टर थे, हाँ हाँ क्योंकि वो भी प्रभात चित्र मंडल से आए हाँ। तो पहले दिन शाम को हम थे। थे वहाँ। फिल्म के बहुत ही वो बहुत अध्ययन है उनका फिल्म वो के वही बारे फिल्म में। सोसाइटी वाला जो पूरा एक संस्कार रहा पूरा है पूरे। बहुत बहुत सीरियस थे वो, मतलब हाँ फिल्म सोसाइटी मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, उनसे हम लोग जुड़े थे, भोपाल में भी फिल्में मंगाते थे उनसे, सीडी आती थी उसमें, कैसे कोरियर से फिल्म में देखकर फिर वापस भेजते थे। पुराने जमाने में तो जब वो जब चलाते थे तो 16 मिलीमीटर की फिल्में एम्बेसी से हाँ मंगा के। हाँ, पेटियों में जाती थी। ये बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत लंबा, इस पूरी जर्नी में आप लगातार कितनी सारी भूमिकाएं करते हुए, और फिर प्लस चैनल में के बाद फिर ये रिलायंस इंडस्ट्री में आप आके आपने हाँ, फिर दोबारा से। ऐसा प्लस चैनल जब एक स्टेज में इतना बड़ा हो गया कि फिर हम्म, हमें ये हमने उस वक्त जो मेरे बाकी और कंपनी थी, रॉनी स्क्रू वाला ने यूटीवी शुरू किया था, राघव बहल ने हाँ टीवी शुरू किया था, एनडीटीवी शुरू हुआ था, मुक्ता आर्ट्स, और अपना एड लैब। हम्म, तो मैं भी कुछ पब्लिक इशू का सोच रहा था उस वक्त। और मैं मुकेश और अनिल अंबानी को जानता था। जी जी। मैं जब उनको पता लगा कि मैं कुछ पैसा रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने बुलाया। तो मैं उनको हाँ मिलने गया, तो उन्होंने कहा, यार क्या तुम छोटा मोटा पैसा रेज कर रहे हो, फिर 5 साल फिर तुम्हें और चाहिएगा, हाँ। तो तुम एक काम करो, हमारे साथ आके नई कंपनी बना लो। जी। तो मैंने कहा, मेरे तो कुछ कर्जे हैं, लोगों को देने पड़ेंगे पैसे देने, तो बोला वो हम दे देते हैं, हाँ। और तुम आके नई बहुत। कंपनी। तो वो हमने वो वैसे ही किया। फिर प्लस चैनल बंद हो गई,
नई कंपनी शुरू की। और फिर देखिए रिलायंस एंटरटेनमेंट का बहुत फैल गई थी। हमने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ फिर वो पार्टनरशिप की, और आज तक चल रही है वो। हाँ हॉलीवुड में मैंने कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, हाँ। और वो आज तक रिलेशनशिप बनी हुई है। बिग एफएम शुरू किया, बिग सिनेमा शुरू किए। वही बहुत सारे आया उस पे हाँ, लगातार। ये और ये सब आपने ऐसे समय में किया सर जब सिनेमा लड़खड़ा रहा था, सिनेमा का व्यापार और व्यवसाय। ये मजा जो है, और जो सबसे ज्यादा लुत्फ आता है वो जब आप कोई चीज ऐसी ऐसी चीज करते हैं जो पहले नहीं हुई है। जब हमने सही प्लस बात। चैनल बनाई, तब कॉर्पोरेट कोई कोई नहीं था, हम पहली कॉर्पोरेट थे जिन्होंने फिल्में बनाई। और मेरे ख्याल 1997 के राष्ट्रीय पुरस्कार में हमें 6-7 पुरस्कार मिले थे। हाँ हाँ। हमारी सारी फिल्मों का अवार्ड मिले थे। हाँ गुड़िया को मिला, और ये भैरवी गुड़िया, को, गुड़िया को, सरदारी बेगम को, सरदारी बेगम को, बिल्कुल। साज को, हाँ साज। भैरवी को। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप, लगातार इतने वर्षों की एक जर्नी। हाँ, क्योंकि मतलब रिलायंस में भी हमने जब फिल्में, कमर्शियल फिल्में एक साइड में बनाते थे, और विभिन्न भाषाओं में हमने कलात्मक फिल्में भी बनाई। हाँ और मेरे ख्याल अब तक रिलायंस को, एंटरटेनमेंट को कम से कम 50 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। बिल्कुल। सही बात। उनने जितना अपने काम का विस्तार किया। अच्छा, आपसे इतना सब करते करते आपसे आपका राइटर हमेशा जुड़ा रहा, वो दूर नहीं हुआ, इसकी क्या खूबी है? शौक, पैशन। आपको जब जो चीज प्रिय होती है, उसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है, उसके लिए आप समय निकालते हैं। हाँ। तो ये तो अपने अपने शौक। और देखिए समय जो है 24 घंटे देखा जाए तो कम है, और उसको पलट के देखें तो 24 घंटे में बहुत कुछ कर सकता है। यही बात जावेद अख्तर साहब ने बोला था कि 24 घंटे बहुत होते हाँ, जावेद साहब और हमने बहुत काम किया है साथ में। हैं। वो कहते हैं कि 24 घंटे को बहुत मानना चाहिए, अगर आप उसको हाँ, काउंट करो, उसकी वैल्यू समझो। हाँ, बहुत तो काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप इस पूरे दौर में देव साहब को किस रूप में याद करते हैं? उनकी एनर्जी, ये उनकी सामने क्या दृष्टि। है कि मेरा ऐसा निजी संबंध ऐसा बन गया था, बिल्कुल पारिवारिक। आज तक हाँ उनके परिवार के सदस्य, मतलब उनके बेटे बेटी, उनकी पत्नी, सबसे संपर्क में ही हूँ। हाँ। और अभी भी उनके बेटे को कुछ अगर, पुत्र को कोई राय की जरूरत होती, मुझे फोन करते हैं। हालांकि मैं तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बन गया था मनपसंद में, लेकिन हम्म। बहुत देर तक देव साहब बिना मेरी सलाह के कुछ काम करते नहीं, तो बिल्कुल घर जैसा नाता था। तो एक जैसे घर के किसी अपने पिता को आप याद करते हैं, तो उसी तरह देव साहब को याद करते हैं। उनकी बहुत सी स्मृतियां हैं उनके साथ। क्योंकि वो एक तरह से भागीरथ थे कि आपको दिल्ली से बम्बई ले आए। आप देखिए, उनको कुछ लगा हुआ तो मैं तो। और और कभी उन्होंने ये मुझे नहीं रोका नहीं था, जब मैंने उनका मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल बनाओ, मैं काम करूंगा। मनपसंद बहुत स्मूथ फिल्म भी है। अच्छी फिल्म, बासुदा ने अच्छी फिल्म बनाई थी। हाँ हाँ। बहुत स्मूथ एकदम, उसको देख के बहुत अच्छा फील होता। हाँ। और ये टीना जी जैसे लूटपाट, देश परदेश में साथ थी, फिर आपने मनपसंद में उनको लिया, फिर बाद में अंत में। सबसे पहली फिल्म जो उन्होंने साइन की थी वो मनपसंद की थी। अच्छा अच्छा। जब आपने फाइनल किया था, लेकिन वो तब तो मेरे मन में ही थी बात। उस हाँ। सिलसिले में मैं उनसे मैं मिला था, और फिर मैं उनको ले गया देव साहब के पास, और इस तरह वो अच्छा देश अच्छा। के पास हुई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और फिर ये सर रिलायंस जो। में उनके साथ संपर्क रहा। अनिल अंबानी की पत्नी है, तो हाँ उनके साथ हाँ। अभी भी बातचीत होती रहती है।
ये सर आपकी अभी बुक आई है पिछले दिनों, हाँ। वो आपके पूरे अनुभवों का साक्ष्य है इतने समय के। और वो तो देखिए, मेरा तो निजी तो बहुत कम है उसमें, वो तो मनोरंजन उद्योग का इतिहास है। हम्म। आपने पता नहीं किताब पढ़ी है कि नहीं, देखी है कि नहीं। नहीं, मैं मेरे पास है किताब और उसके मैंने कुछ चैप्टर पढ़े हैं सर। हाँ, तो मैं देखो उसको वो चूंकि उस पर मैं, बहुत। हाँ मैं लिखना भी चाहता हूँ उस पर, इसीलिए मैं आपसे उस किताब को लेकर भी कुछ थोड़ी सी बात कर, हालांकि आपको खांसी आ रही है पर मैं बड़ा इस समय अपने लालच को कैसे रोकूं, लेकिन आपसे मैं देखिए, बातचीत कर पा, किताब बुक बुक के बारे में चर्चा करके इस बातचीत को मैं कंप्लीट करता हूँ। हाँ, किताब को लेकर जरूर जानना चाहता हूँ कि ये कितने समय की मेहनत से आई है निकल के, और इसके ये पीछे देखिए, क्या दृष्टि इसमें रही। इसमें कम से कम 3 या 4 वर्ष की रिसर्च लगी। और मेरे जी जी। पास 2-3 लोगों की टीम थी जो हाँ। लगातार अध्ययन करती थी, रिसर्च करती थी, खोजबीन होती थी। हम्म। अब 1,000 पेज की पन्नों पृष्ठों की किताब है, तो उसको लिखने में भी समय, मैं तो रोज 1.5 साल तक रोज लिखता था। हाँ निश्चित रूप तो से। समझे 4-5 साल की मेहनत लगी। अभी कुछ इन दिनों आप क्या योजना है, क्या नया प्लान कर रहे हैं। एक तो नई किताब लिख रहा हूँ अभी। और आपने देखा होगा, मैं और कई आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहता हूँ सिनेमा के ऊपर और दूसरे मीडिया के ऊपर। हाँ हाँ। बाकी कुछ अभी भी जो मनोरंजन उद्योग से फिक्की है, सीआईआई है, हमारा गिल्ड है, इनकी जो इनकी गतिविधियां हैं उनमें जुड़ा रहता हूँ। हाँ। और पीछे अभी लॉकडाउन के दौरान तो दिल्ली ही रहा हूँ, कहीं गया अच्छा नहीं। अच्छा। लगातार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या देखते हैं सर, भविष्य सिनेमा का इस पूरे परिस्थिति देखिए, के दृष्टिगत। सिनेमा जो है उसका 2 भाग है। एक तो है आर्ट ऑफ सिनेमा। हम्म। आर्ट ऑफ सिनेमा तो नहीं बदलेगा, बिजनेस ऑफ सिनेमा बदल जाएगा। देखिए, अच्छा। कहानी जो आदमी, कहानीकार जो है, कथा कथाकार, वो तो वही है प्राचीन समय से। हाँ। चाहे वो आप पहले जो जितनी हमारी प्राचीन आप इतिहास में जाइए या हमारी माइथोलॉजी में जाइए, कहानियां तो आपको अ, भरपूर मिलेगी। तो ये तो एक मानवीय अ, एक जरूरत है कि जिसमें हाँ। आदमी को कहानी सुनना सुनाना ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो जी। कहानियां तो चलती रहेंगी। अब उसको पर्दे, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, अब तो मोबाइल फोन के हाँ। स्क्रीन पर भी लोग कह रहे, तो ये हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिनेमा नहीं खत्म हो रहा। सिनेमा में जैसे उसके कई अब वर्जन बन गए। कुछ फिल्में बड़े पर्दे पे लगेंगी, कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगी, कुछ मोबाइल पे आएंगी। तो ये हम्म। एक्चुअली ये तो कला 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 के हिसाब से तो ये विस्तार है। हम्म। इतना पहले विस्तार नहीं था, इतने अवसर नहीं थे, ये बिल्कुल ही बहुत ही डेमोक्रेटाइज हो गया है क्रिएटिव जी जी। प्रोसेस। जिसके पास जी। एक मोबाइल फोन है, हाँ। वो अपनी एक बात क्या कहानी बना सकता है। पहले तो मुमकिन नहीं था। हाँ। तो फिल्म तो जो जो फिल्म कला है वो तो पनपेगी। व्यवसाय में अ, फेरबदल आएगा हो, बात। और आना भी चाहिए। देखिए, हम्म। जैसे युग बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके हिसाब से हमको आगे अब आज से 50 वर्ष पहले जब अखबार छपते थे, तो वो हाथ से पहले लिखते थे, अ, अ, कातिब होते थे, और फिर उसके बाद वो ब्लॉक बनने लगे, और वो मेटल की टाइप होते थे। फिर हम्म। वो ऑफसेट आ गई, फिर और प्रोसेस बदल गई, अब कंप्यूटराइज हो गया।
तो हाँ, ये तो जर्नलिज्म तो नहीं बंद होगा। सही बात है। तो ये अच्छा है, परिवर्तन का दौर है। और मैं तो समझता हूँ कि अब कला के हिसाब से तो अभी हमारे पास ये तो अभी शुरुआत है। अब आगे और बहुत अवसर आएंगे। और सिनेमा बहुत रिच मीडियम है। इसमें अभी आगे चल के और सेंसरी प्रयोग होंगे। हम्म, जैसे आपको जो हमारे दूसरे सब इंद्रियों का प्रयोग होगा, टच का, स्मेल का, और सेंसेशन का, ये सब आएगा आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पोइट्री लिखते की लिखते लिखते हैं या? पोइट्री लिखता रहता हूँ अपने। पोइट्री बंद नहीं है। हम्म, पोइट्री अपने मन जब भी मन आता है, कभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी मैं कभी कभी हाँ, निकाल ये लिखता बिल्कुल। रहता हूँ। कभी पंक्ति कोई दुआ, कभी कोई कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। नहीं और मुझे, मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरा ये नजला जरा ज्यादा है, तो थोड़ा सा बातचीत नहीं, करने में। इसीलिए मुझे मतलब मुझे लगभग काफी देर से लग रहा है कि मैं क्यों पर नहीं मेरा नहीं, भी मुझे भी आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा ये अटपटा लग रहा था कि बोलने नहीं में नहीं, थोड़ा क्योंकि वो खराश में बार बार इरिटेशन भी होता होगा बात करने में। जब लेकिन ज्यादा बोलो तो वो गले में हाँ, खराश हो। ड्राइनेस। लेकिन आपकी सेहत जल्दी ठीक हो और कोई नहीं नहीं संयोग ठीक होगा। है, ये दिल्ली में पोल्यूशन है, एलर्जी है उससे थोड़ी। अभी दिल्ली में ही है सर आप? हाँ दिल्ली में ही हूँ, मैं तो अभी मार्च से दिल्ली में ही हूँ। अच्छा अच्छा, लगातार। हाँ, अच्छा, अभी ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत जो काम है वो सब ऑनलाइन ही हो रहा है, तो जी वर्क सर, फ्रॉम जी सर। होम ही है। देखिए, एक बार ये संसार दोबारा खुले, आना जाना शुरू हो। हाँ तो आ, देखो, उम्मीद है सबको इसी में है कि अब ये वैक्सीन आ जाएगी जल्दी, हाँ, 2-4 महीने में, तो शायद वापस पटरी पे आ जाएगी जिंदगी। 2 साल पहले सर मुझे भी फिल्म राइटिंग कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला है सर, फिल्म बहुत। क्रिटिसिज्म में। और हिंदी में मेरा लिखना पढ़ना है 20-25 सालों से, पत्र पत्रिकाओं में, सिनेमा पर। अपना एक बहुत। संग्रह भी है और सिनेमा को उस तरह से देखना पसंद है। और हाँ, इसीलिए सब आप जैसे गुणीजनों से जुड़ा रहा हूँ, जुड़ा रहता हूँ। निजी रूप से देखिए धर्म जी को हम बहुत लोग। पसंद करता हूँ। अच्छा। उनके घर आता जाता हूँ। मेरी कामनाओं में था, जब मैं बहुत छोटा था मैंने सबसे पहले सत्यकाम उनकी फिल्म देखी थी 6-7 साल की उम्र में। हाँ तो वो कभी सोचता था बहुत कि जीवन में इनसे मिलना होगा, फिर मिला। एक बहुत ही साफ दिल और नेक दिल इंसान है। और अभी मेरे भी बहुत पुराने संबंध हैं उनसे। जी सर। और अब अफसोस कि इतना मुलाकात नहीं होती, एक जमाने में तो काफी हाँ मिलना हाँ जुलना होता था, और फोन पे भी बात हो जाती थी। आजकल तो मेरे ख्याल वो खंडाला में है। हाँ, वो फार्म हाउस में रहते हैं लगातार। 97-98 में पहली बार मैं मिला था, फिर तब से जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ अगर वो हुए तो मिल लेता हूँ। हाँ नहीं, और बहुत बहुत दिल सारे, इंसान। हाँ, बहुत बहुत ही बिल्कुल भोले इंसान है। इतनी बड़ी जगह लेकर इतनी बड़ी लोकप्रियता के बाद भी एक आदमी कितना सहज हो सकता है, ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए आदमी वो एक उनसे बड़ा अपनापन है हमारा। है। मेरी इच्छा है कि मैं उन पर कोई एक किताब करूं। वो मना जी कर देते हैं बिल्कुल। हालांकि। वो नहीं कहते नहीं हैं कि करिए, उनका बहुत ही दिलचस्प जीवन रहा है। हाँ, कहाँ से वो शुरू होके कहाँ तक गए। वही वही, और और आज भी उतने भावुक हैं। और उनके परिवार में भी देखिए कितने। मुझे खुशी होती है जब मैं देख रहा हूँ कि आजकल बॉबी देओल को काफी नए रोल मिल रहे हैं। हाँ, वो आश्रम में वो बहुत अच्छा निकल गए, बहुत अच्छा काम कर। हाँ, एक और भी उनका आया है सीरियल अभी। एक फिल्म आई थी जिसमें वो उन्होंने एक आईपीएस का रोल किया, जो अ, मतलब पनिशमेंट पोस्टिंग में उसको पुलिस ट्रेनिंग में भेज हाँ, देते हैं। वहां पर वो वो तो एक बड़ा काम करता है। एक और वो भी देखी मैंने, नहीं एक और सीरियल भी कर रहे हैं अभी। नया अच्छा हो रहा हूँ। ठीक है सर, कभी
आप बॉम्बे आऊंगा तो कभी आपसे मिलूंगा समय लेकर, अच्छा लगेगा। बहुत आभारी हूँ सर, आपने समय दिया और आपसे बातचीत कर सका। फिर से समझ आऊंगा कि जितने और आराम से बातचीत होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। नहीं सर। थोड़ी गले ने साथ नहीं दिया। नहीं, लेकिन आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि मैं आपसे बात कर सका सर। लेकिन मुझे भी बहुत आगे प्रसन्नता हुई और आगे चल के और बात करेंगे। सर, थैंक बहुत यू सर। बहुत शुक्रिया।